So, good morning, students. हम अब बीएससी सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर ओके स्टूडेंट, नॉर्मली जो मैं सिलेबस लिखने वाला हूँ वो वैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिसाब से, बट राजस्थान मत्स्य और ब्रज यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही सिलेबस होता है। तो अगर मैं बीएससी सेकेंड ईयर की बात करूँ तो देखिए, आपके पास जो सिलेबस में स्टूडेंट बुक्स हैं, पहली बुक है वास्तविक विश्लेषण यानी रियल एनालिसिस। वास्तविक विश्लेषण यानी रियल एनालिसिस। स्टूडेंट बेसिकली इसमें जब बुक्स लोगे तो दो पार्ट्स होंगे, एक रियल एनालिसिस होगा, एक दूरिक समष्टि मतलब मीट्रिक स्पेस। बट हम नॉर्मली कहते हैं कि रियल का पेपर है, तो इसलिए मैं रियल एनालिसिस लिख रहा हूं। सेकंड वन है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। आपके सेकंड ईयर का सबसे इजीएस्ट पेपर, इससे आसान पेपर नहीं है कोई। अवकल समीकरण बहुत मार्क्स ले सकते हो इसमें। अगला है न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी संख्यात्मक विश्लेषण। न्यूमेरिकल एनालिसिस प्लस इसके साथ वेक्टर भी है। संख्यात्मक विश्लेषण हमारे पास पेपर नंबर 3 होगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी संख्यात्मक विश्लेषण और वेक्टर का जो पेपर होगा वो हमारा पेपर नंबर 3 होगा। स्टूडेंट ये कंपैरेटिवली सबसे इजी पड़ता है। आप वो स्टूडेंट्स हो जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, एग्ज़ाम नहीं दिया और सेकंड में प्रमोट हो गए हो, तो अभी तक आपको पेपर का आइडिया होगा, या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको नहीं होगा। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन हम जो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट वो अवकल समीकरण से करेंगे। अवकल समीकरण, आप इसे अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो बहुत ही आसान है। अब आप देख लीजिए यूनिट 1, जो आपका यूनिट 1 है स्टूडेंट, इसमें आएगा चैप्टर 1। जो आपका चैप्टर 1 है यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट, और ये भी इसी में से आएगा, और क्वेश्चन सेकंड का ए और बी पार्ट ये भी इसी में से आएगा। तो चाहे आप क्वेश्चन 1 कीजिए चाहे क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, तो चैप्टर 1 आपको पूरा यूनिट दे देगा। अगर आप पूरा चैप्टर करते हैं तो चारों क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यूनिट नंबर 2 जो अपने पास है उसमें है चैप्टर नंबर 2 प्लस चैप्टर 3। स्टूडेंट वैसे तो सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट एक चीज़ सुन लीजिए, अगर आपको ये बुक पढ़नी है, जिसने एक बार चैप्टर 3 नहीं पढ़ा उसको समझ लीजिए चैप्टर 4 में भी प्रॉब्लम आने वाली है, चैप्टर 5 में भी कुछ जगह प्रॉब्लम आएगी और चैप्टर 6 में भी। यानी चैप्टर 3 को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद आपको आगे की चीज़ें आ सकती हैं, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हमेशा फेस करनी पड़ेगी। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3। यूनिट नंबर 3 जो आपकी है वो है चैप्टर नंबर 4 प्लस चैप्टर 5। यहाँ से आपका यूनिट नंबर 3 होता है। और अगर मैं यूनिट नंबर 4 कहूँ वो आपका चैप्टर 6 होता है। चैप्टर 6 में से ही आपको चारों क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्टूडेंट कोई स्टूडेंट कितने क्वेश्चन कर रहा है नहीं कर रहा है, हम ऑलमोस्ट ऐसे चलेंगे कि जब मान लो 10 क्वेश्चन आने हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन तक मैं ज़रूर करवाऊंगा। कोशिश तो 10 भी करवा सकते हैं अगर आप बोलोगे तो, बट 8 से 9 क्वेश्चन जरूर कराएंगे और आपको 5 करने होते हैं।
सो चैप्टर यूनिट नंबर 5 जिसमें दूसरी बुक आ जाएगी स्टूडेंट, आंशिक अवकल समीकरण। जब आप वो बुक देखेंगे तो मैं उसमें से बता दूंगा आपको आंशिक अवकल समीकरण। इसी अवकल समीकरण में एक और बुक, एक बुक तो ऐसी होगी अवकल समीकरण, आपको दिख रही होगी अवकल समीकरण ये बुक। तो इसी के साथ एक बुक और आएगी आंशिक अवकल समीकरण, उसमें यूनिट नंबर 5 जो होता है वो उसमें से है आंशिक अवकल समीकरण, जिसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहा जाता है। आंशिक अवकल समीकरण इसमें से आएगा, बट उसमें भी एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको करने के लिए इसके चैप्टर 5 की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। चैप्टर 5 आ गया तो उसकी एक एक्सरसाइज ऑलमोस्ट सारी ही हो गई। तो ये हमारे पास अवकल समीकरण में सिलेबस है। बहुत ही इजी टॉपिक है, ये बहुत ही इजी पेपर है, इसमें बहुत स्कोर कर सकता है स्टूडेंट। और ध्यान से पढ़े आर्टिकल को समझते हुए, तो उसे कोई रट्टा मारने की आवश्यकता भी नहीं है। बिल्कुल ध्यान से कहाँ पर कैसा हो रहा है और क्यों हो रहा है आराम से करेगा तो अवकल समीकरण में वो अच्छा स्कोर कर पाएगा। स्कोरिंग है, ऐसा मत समझना कि अब फर्स्ट ईयर पेपर नहीं हुआ अब सेकंड ईयर भी पेपर नहीं होगा और इसी टाइप से ग्रेजुएशन हो जाएगी, ठीक है ना, ये मान के चलें कि अब होगा। सो खैर एक बार नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, यूनिट नंबर 1 है जो। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 जो कि यूनिट नंबर 1 है, चैप्टर 1। सो स्टूडेंट चैप्टर का नाम लिख दीजिए, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। चैप्टर का नाम देख लेते हैं एक बार, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण। अवकल समीकरण को मैं डीई भी लिख दिया करूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि अवकल समीकरण वर्ड बहुत बार यूज होगा तो कभी मैं डीई भी लिख सकता हूं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो इस पूरे चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की बात होगी। और आपने क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का एक चैप्टर बुक, मतलब आपके पास मैथ्स की बुक में एक चैप्टर था, उसमें से मतलब इसका 50% पार्ट जो है चैप्टर 1 का वो वहीं तक में से है। आपने ऐसा कभी वहाँ भी पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देने से पहले, डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन देने से पहले सबसे पहले मैं चर पे बात कर लूँ, चर किस किस प्रकार के होते हैं और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अब आप देखिए एक बार, पहले जो अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टूडेंट जो अवकल समीकरण है जो हम पढ़ रहे हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। चैप्टर 4 तक जो कि इस बुक में है, जो मैंने आपको बुक दिखाई थी ये वाली, ये जो मैंने बुक दिखाई थी आपको, चैप्टर 4 तक जिसमें है वो उसे कहा जाता है साधारण, साधारण यानी ऑर्डिनरी अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक होता है आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमारे जो 4 यूनिट हैं, जो हमारे पास ये बुक है, इसे कहा जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब साधारण अवकल समीकरण। और जो दूसरा जो 5th यूनिट जिस पार्ट में है उसे कहा जाता है आंशिक अवकल समीकरण। अब ये साधारण अवकल समीकरण क्यों कहा जाता है और किस टाइप के अवकल समीकरण साधारण अवकल समीकरण की कैटेगरी में आते हैं और किस टाइप के आंशिक अवकल समीकरण की कैटेगरी में आते हैं वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, साधारण अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चरों की संख्या केवल 1 हो,
उसे हम क्या कहते हैं, साधारण अवकल समीकरण। और अगर एक से ज़्यादा हो तो उसे आंशिक अवकल समीकरण। तो लिखे पहले, चरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। चरों के प्रकार, तो स्टूडेंट चरों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स पहला मैं लिख रहा हूं स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहला लिखें स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स ऐसे चर को स्वतंत्र चर कहा जाता है, ऐसे चर को हम स्वतंत्र चर कहते हैं जिसमें जो चर है उसकी वैल्यू आप आर्बिट्री यानी स्वेच्छ रूप से कुछ भी रख सकते हो। ऐसा चर जिसका मान आप स्वेच्छ रूप से कुछ भी रख सकते हैं उसे कहा जाता है स्वतंत्र चर। और आश्रित चर उसके जो स्वतंत्र चर है उसके मान रखने पर जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आश्रित चर है उसका क्या मान प्राप्त होता है वो उस स्वतंत्र चर पे निर्भर होने के कारण इस चर को क्या कहा जाता है, आश्रित चर कहा जाता है। तो लिखें किसी चर a variable x is said to be independent variable, किसी चर x को स्वतंत्र चर कहेंगे, किसी चर x को स्वतंत्र चर कहेंगे यदि इसका मान स्वेच्छ, इसका मान स्वेच्छ रूप से कुछ भी रखा जा सके, या कह लो जो किसी अन्य चर पर निर्भर ना हो, जो किसी अन्य चर पर निर्भर ना हो। तो लिखें अ वेरिएबल x इज सेड टू बी, अ वेरिएबल x इज सेड टू बी independent variable. Student, a variable x is said to be independent variable. A variable x is said to be independent variable. Variable x को independent variable कब कहेंगे? If its value is या इफ इट इज गिवन एनी आर्बिट्री वैल्यू, अगर उसे कोई भी आर्बिट्री वैल्यू दी जा सके, ओके, तो उसे क्या कहेंगे, स्वेच्छ चर। जैसे कि नॉर्मली हम ऐसा क्वेश्चन आता है, हमें लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तभी नॉर्मली हम y को ऐसा भी लिखते हैं y इज फंक्शन ऑफ x, और x अब आपको लिखा है x बिलोंग्स टू r, यानी x को अब आप इस रियल नंबर में से कुछ भी रखिए y निर्भर हो जाएगा उस पर। जैसे मैं x को अगर 5 रखूं तो x के 5 रखने पर मेरी y की वैल्यू 26 आ रही है, तो x जो था वो स्वतंत्र चर था और y निर्भर था कि मैंने x जब ऐसा कुछ मान रखा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे y क्या मिला। और आश्रित चर, अगला सेकंड डेफिनेशन, आश्रित चर जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर। आश्रित चर कैसा? जिस चर का मान एक या एक से अधिक चरों पर निर्भर हो, जिस चर का मान that variable is called dependent variable. Student, that variable is called dependent variable whose value depends on one or more variables. That variables are said to be dependent variables whose value depend upon one or more variables. जिस चर का मान एक या अधिक चरों पर
निर्भर हो उसे आश्रित चर कहा जाता है, उसे आश्रित चर कहते हैं। That variable is called dependent variable whose value depends upon one or more variables. Whose value depends upon one or more variables. इसमें डेफिनेशन बहुत कम है स्टूडेंट्स, तो हिंदी और इंग्लिश का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली है, थोड़े क्वेश्चन करने वाला टॉपिक है ये। तो इस टाइप के वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? आश्रित चर। आश्रित चर कहा जाता है। और अगर मैं किसी अवकल समीकरण को साधारण कह रहा हूं, इसका मतलब उसमें स्वतंत्र चरों की संख्या एक है। जैसे अगर मेरे पास ऐसा कोई रिलेशन दिया है, ऐसा कोई रिलेशन दिया है, तो इसमें एक ही स्वतंत्र चर है x और एक आश्रित चर है y। और अगर मेरे पास कोई ऐसा रिलेशन दिया है, तो इसका मतलब z डिपेंड्स अपॉन x एंड y, z बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस 2y। वैसे भी आप देख सकते हो कितने चर हैं इसमें? 3 वेरिएबल्स आर रिलेटेड विद 1 रिस्ट्रिक्शन। 3 चर एक संबंध द्वारा जुड़े हैं, तो 3 माइनस 1 बराबर 2। 2 इसमें से कोई भी 2 स्वतंत्र मान लो और एक बचा हुआ आश्रित हो जाएगा। बट ऐसी नोटेशन लिखने का मतलब हम मानते हैं कि z x और y का कोई फंक्शन है, z x और y से मिलकर बना है, यानी x और y इसमें स्वतंत्र मान लिए जाते हैं और z उस पर निर्भर मान लिया जाता है। जैसे ये z एक से ज़्यादा चर पर निर्भर है। सो स्टूडेंट्स, ये था स्वतंत्र चर और आश्रित चर। अब हमारे यहाँ पर जो ये वाली पूरी बुक है, ये पूरी की पूरी साधारण अवकल समीकरण है। इस पूरी बुक में मतलब पहले 4 यूनिट में स्वतंत्र चरों की संख्या केवल एक ही रहेगी। और ऐसे ही मैं अगर अगली डेफिनेशन लिखूं, अवकल गुणांक। अवकल गुणांक जिसे कहा जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकल गुणांक, जो कि कुछ ऐसे होते हैं dy बाई डी एक्स, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल स्क्वेयर जेड बाई डेल वाई स्क्वेयर, एटसेट्रा। इस टाइप के जो गुणांक होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट? अवकल गुणांक कहा जाता है। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। और जो बदलता है वो स्वतंत्र होता है, वही तो चेंज होता है। तभी आपने देखा होगा जब आप डेरिवेटिव चैप्टर भी पढ़ते थे, तो नॉर्मली जो डेरिवेटिव होता था विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कुछ इस टाइप का होता था। क्योंकि टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नॉर्मली हमारी नोटेशन उस टाइप की होती थी। तो आप अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट और अवकल गुणांक। डिफरेंशियल कोफिशिएंट और अवकल गुणांक। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर सपोज कीजिए ये रहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब मैंने कहा इसमें 2 वेरिएबल हैं और इक्वेशन एक है, 2 माइनस 1 बराबर 1, यानी 2 वेरिएबल, 2 माइनस 1 इज 1, यानी एक इसमें स्वतंत्र है, किसी को भी स्वतंत्र मान लो और दूसरे को आश्रित। बट ऐसे लिखने का मतलब हम कह रहे होते हैं y जो है वो x का ही फंक्शन है, यानी y x पर ही निर्भर है, तो x को स्वतंत्र मान लिया जाता है और y को आश्रित। तभी हम ऐसा करते थे कुछ dy बाई डी एक्स बराबर 2x। इस dy बाई डी एक्स का मतलब है यहां पर हम x को स्वतंत्र मान रहे हैं और y को उस पर आश्रित। अब अगर मेरे पास z इक्वल टू ऐसा आ जाए, तो डेल z बाई डेल x ये क्या बन जाएगा? 2x। 3 वेरिएबल एक इक्वेशन से जुड़े हैं, तो 3 माइनस 1 बराबर 2। 2 स्वतंत्र हैं और एक आश्रित है। अब आप देखिए, जब मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स, तो इसका मतलब y x पर निर्भर है, डेल z बाई डेल एक्स z x पर निर्भर है। बट इस नोटेशन का मतलब हुआ y केवल और केवल x पर निर्भर है
और इसका मतलब है z x पर तो निर्भर है, बट x के अलावा भी ऐसे वेरिएबल हैं जिन पे z निर्भर करता है। और अगर z एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो ऐसे डेरिवेटिव की नोटेशन हम कुछ ऐसे देते हैं। आंशिक अवकलन में इसी टाइप की आप नोटेशन देते हैं। ऐसा आपने फर्स्ट ईयर में भी जरूर पढ़ा होगा, आंशिक अवकलन एक चैप्टर था। सो खैर, आज हम अब डेफिनेशन शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, अवकल समीकरण की। सो स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम कह रहे हैं अवकल समीकरण बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ेंगे। स्टूडेंट, समीकरण यानी एक ऐसा रिलेशन जिसमें इज इक्वल टू का साइन दिख जाए, अवकल समीकरण। ओके, तो स्टूडेंट ऐसे समीकरण को हम अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं जो स्वतंत्र चर, आश्रित चर और अवकल गुणांकों के मध्य संबंध दिखाए। ऐसे इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो। ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इस चैप्टर का नाम है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब ये ऑर्डर और डिग्री जब जानेंगे तो हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर में पहले में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री होगा शायद, तभी इसका नाम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है। तो खैर, तो लिखें ऐसे समीकरण जो ऐसी डेफिनेशंस हैं ये केवल पहले चैप्टर में है। ऐसे समीकरण जिसमें या जो स्वतंत्र चर, ऐसे समीकरण जो स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा अवकल गुणांकों के मध्य संबंध दर्शाए उसे अवकल समीकरण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश वाले भी लिख लें, an equation which involves independent variable, dependent variable and differential coefficient स्टूडेंट, ऐसी इक्वेशन जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा अवकल गुणांक उपस्थित हों या जो इनके मध्य में संबंध दर्शाए, इस टाइप के समीकरण को हम क्या कहते हैं? अवकल समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज इसको मैं और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को भी मैं और आगे कर सकता था। So for example, like x dy by dx plus dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sin x, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो कोई ऐसा भी हो सकता है, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर बराबर 0, आंशिक अवकल समीकरण। कुछ इस टाइप के समीकरण जो x
y और dy बाई डी एक्स के मध्य संबंध दर्शाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अवकल समीकरण कहते हैं। तो आप देख रहे हो आंशिक अवकल समीकरण इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के मध्य संबंध दर्शाए। सो स्टूडेंट्स, अब हम, ये तो थी अवकल समीकरण की डेफिनीशन। सो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर है, और हमारी पहली एक्सरसाइज जो है, उस पूरी एक्सरसाइज में जो पहला पार्ट है उसमें हमसे कोटि और घात का पूछा गया है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम अब अपनी डेफिनेशन पे आ रहे हैं। तो लिखें एक बार, डेफिनेशन लिखें। अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की कोटि, ध्यान से समझें, अवकल समीकरण की कोटि किसे कहते हैं? स्टूडेंट, किसी भी अवकल समीकरण में जो सबसे उच्चतम अवकलज है, स्टूडेंट, अवकल समीकरण की कोटि किसे कहते हैं? किसी भी अवकल समीकरण में जो उच्चतम अवकलज है उसकी जो कोटि है उसे अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। तो लिखे डेफिनेशन, किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज। तो कोई भी अवकल समीकरण आपको दे रखा हो, उसमें आप देखिए सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है। जो सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव वाली टर्म है, उस टर्म का देख लीजिए कितना ऑर्डर है, उसका जो ऑर्डर होगा वही उस अवकल समीकरण का ऑर्डर कहलाएगा। किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की कोटि अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। सो किसी अवकल समीकरण में क्या होता है? उपस्थित उच्चतम अवकलज की कोटि, यानी द ऑर्डर ऑफ, किसका ऑर्डर? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर जो होता है, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहा जाता है। तो सबसे उच्चतम अवकलज जो होता है इन्वॉल्व किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसकी जो कोटि होती है उसी को अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा दिया है, जैसा पहला ही क्वेश्चन दिया है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ये डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी है, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा और इम्प्रूव करूं तो सबसे उच्चतम अवकलज की सबसे उच्चतम जो कोटि होती है, मतलब उसी को हम क्या कहते हैं? अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। मतलब ये देखिए, सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है? ये पहला डेरिवेटिव है, ये पहला डेरिवेटिव है, ये पहला डेरिवेटिव, ये भी पहला डेरिवेटिव। अब पहले डेरिवेटिव की यहाँ तो पावर 1 है, ऑर्डर कोटि, ठीक है ना। और सॉरी, ये पहला डेरिवेटिव है, और ये कौन सा डेरिवेटिव है? ये भी पहला ही डेरिवेटिव है। अगर ये भी पहला डेरिवेटिव है स्टूडेंट, और ये भी पहला ही डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 हो गया। सो ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पर? सो ऑर्डर इज इक्वल टू 1। सो ऑर्डर यहाँ पर 1 हो गया है। ऑर्डर को जो भी आपको जहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व है, बस देख लीजिए सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? ये पहले ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये पहले ऑर्डर का डेरिवेटिव है। उसकी पावर से हमें कोई मतलब नहीं, उसका यूज जो होगा वो घात में होगा। तो अब आप देख लीजिए, अगर मैं इसी को ऐसे कर देता,
प्लस चाहे यहां पर dy/dx की पावर 50 भी हो जाती या 10 भी हो जाती, तो भी जो सबसे उच्चतम अवकलज है, सबसे उच्चतम अवकलज मतलब ऐसी टर्म जिसका डेरिवेटिव सबसे ज्यादा है, उसका ऑर्डर देख लीजिए। जो उसका ऑर्डर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वही कहलाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया स्टूडेंट? 2 हो गया। हमें कोई मतलब नहीं है इससे जो छोटे ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये होता है ऑर्डर, कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है। जो सबसे बड़े ऑर्डर के डेरिवेटिव वाली टर्म होगी आपको देखना है वो उसका ऑर्डर क्या है। तो इस टर्म का जो ऑर्डर है वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वही कहलाएगा। ओके, तो आपको केवल और केवल ऑर्डर में यही देखना है कि सबसे बड़े ऑर्डर की कौन सी टर्म इन्वॉल्व है, उस टर्म जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका ऑर्डर क्या है, वही अवकल समीकरण का कोटि कहलाएगी। अब आप देखें, नोट लिखें एक। अब हो सकता है किसी इक्वेशन में इंटीग्रेशन का साइन इन्वॉल्व हो। यदि दिस अथवा दिस जैसा पद अवकल समीकरण में सम्मिलित हो, if terms like this or this involves in differential equation, if terms like this and this involve in differential equation, जैसा पद डिफरेंशियल इक्वेशन में हो, तब इसे हटाने के उपरांत ही कोटि ज्ञात करेंगे। यानी ये कहना चाहते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटेग्रल का अगर साइन इन्वॉल्व है तो उसके पहले हटाया जाएगा, फिर हम कोटि की बात करेंगे। इफ टर्म्स लाइक दिस एंड दिस इन्वॉल्व्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन बिफोर फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वी ओमिट इंटेग्रल साइन, हम इंटेग्रल साइन को हटाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर इंटेग्रल साइन है दोनों साइड डेरिवेटिव कर देंगे, dx की इन्वॉल्वमेंट है तो, और dy की इन्वॉल्वमेंट है तो हम देखते हैं आगे क्या करेंगे। मगर एक चीज देख लीजिए, अभी आपने परिभाषा पढ़ी होगी, ऑर्डर को केवल एक चीज से समस्या है, केवल कहीं जो समीकरण है उसमें समाकलन का निशान तो नहीं है, क्योंकि अगर समाकलन का निशान है तो पहले उस निशान को यानी जो समाकलन है उसे हटाएंगे, उसके बाद ही हम ऑर्डर की बात कर पाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन, डायरेक्ट हम ऑर्डर बोल देंगे। अगला, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री का मतलब घात। छोटी क्लास में थे तो कभी कभी कंफ्यूज होते थे 11th-12th में कि डिग्री कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है। तो ये देखा है कि डिग्री बचपन में ऐसा लिखा करते थे 2 डिग्री, तो यहाँ पर भी जो ऐसे यहाँ पर लिखा होगा वो डिग्री होगा। मतलब जो अवकलज जो होगा उसकी जो पावर लिखी होगी वो इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। तो देखें, तो डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज। स्टूडेंट, हमने कोटि में क्या किया था? उच्चतम अवकलज जो इन्वॉल्व है उसका जो कोटि है वही अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी। अब इसमें उच्चतम अवकलज भी आ रहा है दोबारा। किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की उच्चतम घात। स्टूडेंट, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो उच्चतम अवकलज वाली टर्म है वो तो हमें कोटि दे देती है, मगर अब क्या करें, जो उच्चतम अवकलज वाली टर्म है उसकी ही घात देखनी है। वो भी कौन सी घात?
उच्चतम घात हो सकता है सेकंड डेरिवेटिव सबसे बड़ा डेरिवेटिव हो, मगर वो 2-3 जगह हो तो उसमें देख लेना है सबसे बड़ी पावर कौन सी है। में उपस्थित उच्चतम घात को अवकल समीकरण की घात कहेंगे। मगर एक चीज देख लें, नोट लिख लें, घात ज्ञात करने से पूर्व, इंग्लिश में लिखवाता हूं स्टूडेंट, घात ज्ञात करने से पूर्व इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, घात ज्ञात करने से पूर्व इसे पूर्ण बीजीय तथा परिमेय फलन बनाने के उपरांत ही हम ऐसा कर पाएंगे। मतलब अगर पावर में मुझे कहीं दिख रहा है 1/2, वो पावर 1/2 हटाएंगे। कहीं dy/dx नीचे दिख रहा है तो उसे नीचे नहीं रखना है। कहीं किसी फंक्शन के अंदर दिख रहा है dy/dx, जैसे साइन ऑफ dy/dx, तो वो साइन हटाएंगे। तो उसी के बाद हम घात की बात कर पाएंगे। घात ज्ञात करने से पूर्व इसे पूर्ण बीजीय तथा परिमेय फलन, घात ज्ञात करने से पूर्व इसे पूर्ण बीजीय तथा परिमेय फलन बनाएंगे। स्टूडेंट यहां लिख देना ब्रैकेट में, अवकलजों के संदर्भ में, यानी ये बात मैं अवकलजों के संदर्भ में बोल रहा हूं। यानी अगर x की पावर 1/2 हो गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। dy/dx वाली टर्म जहां इन्वॉल्व है वहां पर अगर पावर 1/में आ गई या dy/dx भी बटा में आ गया तो आपको पहले वो हटाना पड़ेगा। और ये फलनों से भी स्वतंत्र होना चाहिए। स्टूडेंट इसे फलनों से भी स्वतंत्र करना है, यानी कहीं e की पावर में dy/dx दिख जाए तो पहले ये हटाना जरूरी है। साइन के अंदर dy/dx दिख जाए, ऐसा हटाना जरूरी है। उसके बाद ही हम घात बताएंगे। घात, और घात क्या होता है, उच्चतम जो अवकलज है उसकी उच्चतम जो घात है उसे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहते हैं। और अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो लिखें, द डिग्री ऑफ differential equation is the degree of, क्या है, the degree of differential equation is highest degree of, किसकी highest degree, highest degree of highest order derivative, highest order derivative in differential equation। सो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। बिफोर फाइंडिंग डिग्री, देखो ऑर्डर को तो सिर्फ किससे समस्या आई थी स्टूडेंट, जो हमने ऑर्डर निकाला था उसको इंटीग्रेशन का साइन होगा तो हमें 1 मिनट के लिए रुकना है, अदरवाइज सीधा ही पता लग जाएगा। बट जब मैं डिग्री की बात कर रहा हूं, बिफोर फाइंडिंग डिग्री इट मस्ट बी free from radicals, fractions, ट्रांसीडेंटल फंक्शन जैसे साइन, e रेज़ टू पावर, इस टाइप के फंक्शन है, या लिख दो फंक्शंस है ये ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, बट ठीक है। सो हमें इन सब से जब हम स्वतंत्र करेंगे उसी के बाद हम डिग्री की बात कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ने से पहले हमारे पास जो बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस पे काम करके देखता हूं। 4 से 5 क्वेश्चन देखते हैं।
स्टूडेंट काफ़ी आसान है, अगर आप चीज़ों को ध्यान देंगे तो कुछ भी नहीं, बट इस पे घात में लिए काफ़ी कंडीशन लगा दी, इनको इन सबसे स्वतंत्र होना चाहिए। बिल्कुल, चीज़ों को डेफिनेशंस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। आपके पास जो एक्सरसाइज 1A है, एक्सरसाइज 1A है, उसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, और जिसके कुछ पार्ट दे रखे हैं, 11 पार्ट्स दे रखे हैं। कोटि तथा घात ज्ञात करें, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, आपको ऐसा पूछा गया है। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, अगर मैं मैं बीच में से 3-4 पार्ट करता हूं, बाकी कुछ कल कर लेता हूं, और 1-2-4 अपनी तरफ से देता हूं। जैसे y² इज इक्वल टू x dy/dx प्लस 3 dy/dx। मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको जब ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो आपको केवल प्रॉब्लम जो है इंटीग्रेशन साइन से हो सकती है, और क्योंकि यहां इंटीग्रेशन का साइन नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट सबसे बड़ा डेरिवेटिव वन ऑर्डर का है, तो ऑर्डर सीधा इसका 1 हो गया। बट डिग्री आप सीधा 1 नहीं बोलेंगे, आपको सबसे पहले अगर नीचे dy/dx है या dy/dx की कुछ घात बटाओं में है तो उसे पहले हटाना पड़ेगा। फिर भी मैं सॉल्व करना चाहूं तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए दिया हुआ समीकरण ये रहा, गिवन इक्वेशन इज, दिया हुआ समीकरण y² इज इक्वल टू x। आपने कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हो हिंदी या इंग्लिश में कुछ लिखना होता है, dy/dx आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, y² dy/dx इज इक्वल टू x dy/dx का होल स्क्वेयर प्लस 3, दोनों तरफ dy/dx से गुना कर दिया। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन का साइन इन्वॉल्व तो है नहीं, सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है, डेरिवेटिव ऑर्डर यानी कोटि, कोटि क्या हुई, कोटि इसमें 1 हो गई, सबसे बड़ा डेरिवेटिव 1 ऑर्डर का है। अब डिग्री करेंगे तो जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है जो कि 1 है, उसकी जो सबसे बड़ी घात है उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कहेंगे स्टूडेंट, डिग्री कहेंगे। कोई बात नहीं, यहां पर 11-12 क्वेश्चन है तो आराम से, बहुत मौके हैं हमारे पास, बहुत मौके हैं। अब मैं बुक का क्वेश्चन कराने से पहले मैं कुछ भी, यहां तो मैं ऐसे 1 to 11 लिखूंगा, एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। साइन x या y इज इक्वल टू साइन dy/dx। थोड़ा समझाने के लिए, आपको परिभाषा पूरी समझाने के लिए, ये a और b मैं इसलिए लिख रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी लिख रहा हूं, बाकी ये 11 पार्ट जो हमें करने हैं इसमें से मैं कुछ करवाऊंगा। अगर आपके बुक नहीं है फिर तो मुझे सारे कराने पड़ेंगे, वरना ऐसा है जैसे कुछ मैंने करा दिया और कुछ आपको दिए, फिर अगले दिन पूछा नहीं आए तो फिर मैं करता हूं, ठीक है ना, बहुत आसान है। y इज इक्वल टू दिस 1। अब मैंने क्या कहा था, इंटीग्रेशन का साइन कहीं नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है वही ऑर्डर है। बट डिग्री ज्ञात करने से पूर्व उसे फलनों से भी स्वतंत्र बनाना पड़ेगा। तो दिया हुआ समीकरण है, गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन ये रहा, तो उसे चाहे ठीक करने के लिए ऐसा लिख दें, साइन को इधर ले आए, फलनों से स्वतंत्र कीजिए। अवकलजों के संदर्भ में मैंने लिखा था, अवकलजों के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, यानी किसे फलन से स्वतंत्र करना है, y को नहीं करना है, x को नहीं करना है, अगर dy/dx है उसे स्वतंत्र करना है। अवकलजों के संदर्भ में इसे पूर्ण बीजीय तथा परिमेय फलन बनाने के उपरांत ही बात करें, यानी अवकलजों के संदर्भ में इसे फलनों से स्वतंत्र बनाएं। तो ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया।
और डिग्री क्या हो गई, जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी जो डिग्री है वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। ये बच्चे कैसे कैसे मैसेज करते हैं, सर बायोलॉजी की क्लास, बायोलॉजी की क्लास तो बायोलॉजी वाले जाने। अब देखिए, अगर सपोज क्वेश्चन ऐसा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। सिर्फ आपको परिभाषा समझाना चाह रहा हूं मैं, कोटि और घात की। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट यही है। अब इसमें कोई इंटीग्रेशन का साइन इन्वॉल्व नहीं है, और अगर इसमें कोई इंटीग्रेशन का साइन इन्वॉल्व नहीं है तो स्टूडेंट जो भी सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव दिख रहा है उतना ही ऑर्डर आने वाला है, जो कि 2 आने वाला है। एक ये है, 2 ये है। बट घात ज्ञात करने से पूर्व जो इसे मतलब अवकलजों के संदर्भ में, मतलब अवकलज को फलन से स्वतंत्र बनाना पड़ेगा, तो इधर ले जाएंगे तो भी साइन इनवर्स के अंदर अवकलज ही आ जाएगा, तो घात इसकी परिभाषित नहीं है। सो ऑर्डर क्या हो गया, सो इसका ऑर्डर हो चुका है 2, और डिग्री परिभाषित नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल परिभाषित नहीं है, तो इसकी घात परिभाषित नहीं है। मैं वापस बुक के क्वेश्चन पे आता हूं, वापस बुक के क्वेश्चन में आता हूं। सिर्फ मुझे परिभाषा समझानी थी आपको, जो मैं कोशिश कर रहा था कि एक बार समझ जाओ आप। अब इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर डी एक्स। बेसिकली मैं इसका सीधा इंटीग्रेशन भी कर सकता हूं, बट उसके बाद आपको जो समझना पड़ेगा कि फिर कैसे ऑर्डर एंड डिग्री आ गया, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर आपने इंटीग्रेशन कर दिया। कई बच्चे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन नहीं करते, कई सीधा बता देते हैं कि इसका डेरिवेटिव कर दो, इंटीग्रेशन हट गया। तो बच्चे के दिमाग में ये भी तो आता है, सर अगर मैं पहले इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो बिल्कुल कर सकते हो, बट वो करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा आगे जानना जरूरी होगा। थोड़ा जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन के होते हैं वो किस शक्ल के होते हैं, उसी से मुझे आइडिया लगेगा कि इसकी ऑर्डर और डिग्री। इसलिए मैंने अभी सिर्फ इतना बताया, दोनों साइड डेरिवेटिव कर लीजिए, ठीक है ना। अब x के लिए डेरिवेटिव करते हो, यहाँ पर dy होता तो थोड़ी ना x के लिए आप डेरिवेटिव करके इंटीग्रेशन हटा देते। अगर यहाँ dy इन्वॉल्व है तो डेरिवेटिव d बाई डी एक्स करते तो हट जाता क्या, नहीं हटता। बट ये क्वेश्चन ही ऐसा दे रखा है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, सीधा सीधा कर ले रहे हैं। वो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल जब मैं सॉल्यूशंस कराऊंगा। तो देखिए, गिवन इक्वेशन, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले आप लिखोगे दिया समीकरण है, गिवन इक्वेशन ये रही। तो इंटीग्रेशन साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बन जाएगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 5 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब बहुत ही आसान है, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव 3 ऑर्डर का 2 ऑर्डर का, इंटीग्रेशन का साइन अब कहीं दिख नहीं रहा है, तो ऑर्डर को तो केवल इंटीग्रेशन का साइन हो तभी ऑर्डर के बारे में एक बार रुक जाना है। और अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी जो सबसे बड़ी डिग्री है, ये ऐसा लिखा हुआ है 1, दिख नहीं रहा है बस, तो डिग्री इसकी क्या हो गई स्टूडेंट, 1 हो गई है। तो ये इसका ऑर्डर है और ये इसकी डिग्री है। चलो मैं एक क्वेश्चन और कर लेता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर रेज टू पावर
2/3 इज इक्वल टू, कुछ भी लिख दो, रो लिखा हुआ है इन्होंने, चाहे रो लिख दो, d² y dx²। सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 है, 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव, 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो ऑर्डर तो 2 आ गया क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन नहीं दिख रहा है। बट अगर मैं घात की बात करूं तो ऐसा मत बोल देना सर इसकी घात 1 हो गई। इसे जो अवकल समीकरण है, सॉरी अवकलज है, इसकी पावर्स को किससे स्वतंत्र रखना है आपको? पूर्ण बीजीय तथा परिमेय फलन बनाने के उपरांत ही बात करते हैं हम। तो ये रेडिकल से फ्री करना पड़ेगा। तो दोनों साइड अगर मैं क्यूब कर दूं तो क्या आ जाएगा? 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 2 इज इक्वल टू रो क्यूब d² y/dx² की पावर 3। और आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, अब ऑर्डर क्या है? सबसे बड़ा ऑर्डर, ऑर्डर 2 आ गया, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव। और इसकी जो सबसे बड़ी घात है, खैर सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव वाली टर्म सिर्फ यही है, तो इसकी जो घात है वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन की घात हो जाएगी। सो ये था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपने फ्रेंड्स को बताएं। क्लास जो भी मैं आर्टिकल्स बताऊंगा, मैं जितने भी आगे हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके करेंगे, मैं एक एक का डेरिवेशन करूंगा, मतलब एक एक बताऊंगा कि इसकी जगह ऐसा क्यों आया। कोई ऐसा नहीं कहूंगा कि इसकी जगह ऐसा पुट कर देना, वो तो बताएंगे मुद्दे की बात की, अगर वैसे करना है तो मुद्दा ये है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये करना है, बट वो आया कैसे है वो बिल्कुल आपका सारा प्रूफ चलेगा। ठीक है, तो टिल देन कल मिलते हैं, टिल देन बाय। मिलेंगे कल सुबह 9:30 बजे। ठीक है, ओके।